नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे G20 के बारे में, जिसका समापन हो चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है समापन होते होते कि चाइना और भारत के बीच में अब डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। यानी कि संबंध हमारे चाइना के साथ धीरे धीरे ही सही थोड़े बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देशों ने LAC से अपनी सेनाएं थी उनको भी वापस कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाएगी कि कितने सैनिक वहां पर रहने वाले, नंबर ऑफ जो सोल्जर्स हैं उनको भी कम किया जा रहा है। प्लस यहाँ पर देखा जाए तो सुविधाएं भी शुरू हो रही हैं, तो मतलब धीरे धीरे सुधार आ रहा है संबंधों में। तो इसी पर आज हम करने वाले हैं पूरा डिटेल एनालिसिस। G20 में क्या फैसले लिए गए, क्या मुख्य बातें रही हैं, कौन से नए देश शामिल किए गए हैं, कौन कौन से आपके पर्यवेक्षक देश हैं, क्या क्या चीजें हैं, इन सभी को डिटेल में हम बात करने वाले हैं G20 में। तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा G20 आपका कवर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखते हो, और एक एक चीज आपकी, एक एक पॉइंट कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। सूचना क्या है कि भाई हमारा जो नया बैच है, फ्रेश न्यू बैच, कोई ऑफर नहीं है आपका, ये बैच शुरू हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन है ये कि हमारा बैच 28 नवंबर 11:30 शुरू हो रहा है। तो जो भी बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, फ्रेश बैच है, फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास वाला बैच है, तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं रनिंग बैच में एडमिशन नहीं लेना है, तो आप क्या है न्यू बैच में एडमिशन ले सकते हो। अब आ जाते हैं अपनी न्यूज की तरफ। G20 में भारत चीन डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर यहाँ पर चर्चा की गई है। मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर बातचीत की जा रही है, और फोटो सेशन में ट्रूडो के साथ भी यहाँ पर आपको मोदी दिखाई देंगे। अच्छा, ये ट्रूडो स्पेशली क्यों यहाँ पर लिखे हैं मोदी के साथ? क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्रूडो ने बहुत सारे आरोप भारत के ऊपर लगाए, राजनयिकों को एक दूसरे देश से वापस बुला लिया गया। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो निज्जर है उसको लेकर के यहाँ पर फाइनल इन्होंने ये कहा था कि हाँ, हम खालिस्तानी जो समर्थक है उनका समर्थन करते हैं और उनको अपनी राजनीति में शामिल भी करते हैं। तो इससे हमारे दोनों देशों के बीच में संबंध वर्तमान में बहुत बिगड़े हुए हैं, लेकिन जब सामने से नेता मिले तो हंसते हुए मिले थे भाई। ठीक है, तो वो तो करना पड़ेगा। G20 जैसा समिट था, और एक इंटरनेशनल स्टेज पर जब आप जाकर के खड़े होते हो तो एक दूसरे से मुंह आप फेर नहीं सकते हो। खैर, चलो आगे आ जाते हैं। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरिया में 2 दिन तक चली G20 समिट का समापन हो गया। तो यहाँ पर दो चीजें आपको पता चल गई, कहां पर हो रहा था, ब्राजील की रियो डी जेनेरिया में हो रहा था, और 2 दिन तक आपका ये समिट चला। इस दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच भी बातचीत हुई, और इसमें दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर 5 साल बाद विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने पर सहमति भी बन गई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूरी वीडियो में हमें दिखते रहेंगे, हम उन पर बात करते रहेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, ये दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान और कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो दोबारा शुरू करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों ही डिसीजंस आपके फाइनल हो सकते हैं, और इन फ्यूचर हमें ये दोनों ही चीजें देखने को मिल जाएंगी। कोविड महामारी के बाद से ही इन दोनों पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब फाइनली अब आपका ये शुरू होने वाला है। G20 समिट में पीएम मोदी ने कौन सी 6 बड़ी बातें कही हैं अपनी स्पीच में, इन पर भी हम जानेंगे। सबसे पहला उन्होंने जो पॉइंट डिस्कस किया, बोला कि विकसित देश विकासशील देशों को समय पर टेक्नोलॉजी और आर्थिक मदद देने का वादा पूरा करें, तभी तो हम भी विकसित बनेंगे। विकासशील की दौड़ में अभी हम शामिल हैं और हमें बनना है विकसित। उसके लिए हमें जरूरी क्या है कि जो विकसित देश है वो हमें पूंजी प्रदान करे। पूंजी में हमारा टेक्नोलॉजी भी आ जाता है और पैसा भी आ जाता है, तो हमें क्या देंगे, पूंजी देंगे, ताकि हम क्या है अपनी आर्थिक जो विकास की रफ्तार है उसको बढ़ा सके। दूसरा क्या बोला इन्होंने, भारत अपने सफल अनुभवों को सभी मित्र देशों, खासकर ग्लोबल साउथ के साथ साझा कर रहा है। यहाँ पर भारत पहला G20 देश है जिसने पेरिस समझौते के कमिटमेंट को समय से पहले पूरा कर लिया है, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं जब हम मेंस की बात करते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है। ये कुछ जो पॉइंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाली, इससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। विकसित देश का हमारा लक्ष्य है 2047 का, और वो पूरा करने के लिए हमें इस तरीके की चर्चाएं
सेनाएं चाहिए भाई, हमें सहयोग चाहिए और इसीलिए वैश्विक मंच पर मोदी जी ने ये आग्रह किए हैं। आगे बात करते हैं, भारत ने पिछले एक दशक में 4 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए घर बनाए हैं। पिछले 5 साल में 12 करोड़ घरों में स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करी है और हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया जिसमें 100 से ज्यादा देश इसमें शामिल हो चुके हैं, जो कि भारत के लिए बहुत गर्व की बात हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मोदी जी की स्पीच के, जिस पर चर्चा की गई और स्पेशली विकास पर यहाँ पर फोकस किया गया है, भारत के आर्थिक विकास पर। आगे आते हैं, दूसरे दिन पीएम मोदी की वर्ल्ड लीडर्स के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसमें कौन कौन शामिल था? तो यहाँ पर पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम थे एंथनी एल्बनीज। इनके साथ क्या क्या चर्चाएं हुई है देखते हैं। तो 2 साल में 11वीं बार मिले हैं मोदी जी एल्बनीज से और सोशल और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी जो रीयूजेबल एनर्जी है इस पर निवेश पर जोर दिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर पर भारत में इन्वेस्ट करेगा। मोदी बोले 2 साल में 40% बढ़ा है भारत और ऑस्ट्रेलिया का व्यापार। अल्बनीज ने यूएनएससी में सुधार की जरूरत पर सहमति जताई थी, किसके साथ? भारत के साथ। तो यहाँ पर एक और समर्थक भारत ने बना लिया है विच इज ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट समझौता हुआ है सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के, याद रखना है। अल्बनीज ने क्वाड समिट में भारत आने के न्योते को भी यहाँ पर स्वीकार किया था कि भाई वो क्वाड में शामिल होंगे, आकर के भारत आएंगे। आगे बात करते हैं, दूसरा यहाँ पर बातचीत हुई है पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति थे लूला डा सिल्वा के बारे में। ठीक है, इन्होंने एनर्जी, बायोफ्यूल, रक्षा और कृषि क्षेत्र में साझेदारी पर बातचीत की है। तो इनसे हमारे कौन कौन से समझौते हुए? ब्राजील से बात करूं तो एनर्जी पर हुआ है, बायोफ्यूल पर हुआ है, रक्षा और कृषि पर हुआ है। यानी कि हम क्या है, अपने तीनों क्षेत्र यहाँ पर विकसित करना चाहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों क्षेत्र से यहाँ पर हमें बूस्ट मिलेगा। आगे बात करते हैं, मोदी जी ने G20 की अध्यक्षता के दौरान ब्राजील की कोशिशों की यहाँ पर तारीफ भी करी। आगे यहाँ पर बातचीत किसके साथ हुई? मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति थे जेवियर मिलेई, इनके बीच पहली बार मुलाकात हुई थी और एनर्जी, रक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक साझेदारी पर यहाँ पर बातचीत की गई दोनों देशों के साथ मिलकर के। यानी कि अर्जेंटीना के साथ हमने किन समर्थनों पर बातचीत करी है? एनर्जी, हर जगह आपको एनर्जी कॉमन दिखाई देगा, एनर्जी, रक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक साझेदारी की हमने यहाँ पे बात करी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किससे बातचीत हुई? चिली के साथ बातचीत हुई। वर्तमान में यदि देखा जाए तो भारत 100+ कंट्रीज है जिनके साथ व्यापार करता है वर्तमान समय में। ठीक है, अब चिली की बात करें तो यहाँ पर भारत ने फार्मास्यूटिकल, तकनीक और स्पेस क्षेत्र में साझेदारी पर बातचीत करी है कि चिली क्या करेगा, स्पेस सेक्टर में हमारी हेल्प करेगा और फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसमें हमारी हेल्प करने वाला है। आगे आते हैं, G20 के घोषणा पत्र पर यूक्रेन जंग रोकने और गाजा को ज्यादा मदद देने का भी जिक्र किया गया है। तो अगेन यहाँ पर मैंने बोला था ना कि G20 में युद्ध जो है वो मेन बिंदु रहा था। इसकी बात कर लेते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका को 2025 में होने वाले अगले समिट की मेजबानी अब मिल गई है। तो यानी कि अगला समिट कहां होगा? G20 का दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है 2025 का। ये चीज याद रखना, लाइन इंपॉर्टेंट है। सभी सदस्यों द्वारा जारी साझा घोषणा पक्ष में भुखमरी से लड़ने के लिए एक वैश्विक समझौते, जंग में उलझे गाजा के लिए ज्यादा सहायता के साथ मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में जंग रोकने की अपील करी है इन 20 देशों ने मिलकर के। तीसरे सेशन के बाद मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से मिले, चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बेरिक से मिले, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से मिले, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मिले और द्विपक्षीय यहाँ पर समझौते साझा किए गए। और क्या क्या समझौते थे वो मैंने आगे आपको बता दिए हैं। आगे आते हैं, यहाँ पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने मोदी के बैठक के दौरान पिछले साल नई दिल्ली में G20 के सफल आयोजन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। आगे आ जाते हैं, बात करते हैं, उन्होंने बोला कि हम ठीक उसी तरह G20 समिट की मेजबानी करना चाहते हैं जैसे पिछले साल भारत ने की थी। तो उन्होंने इच्छा जताई कि भाई हम भी मेजबानी करें, ब्राजील को अगली मेजबानी मिल जाए। ठीक है, आगे आते हैं, लूला डी सिल्वा ने कहा कि G20 समिट में ब्राजील ने जो कदम उठाए हैं वे भारत के पिछले साल के G20 में लिए गए फैसले से प्रेरित थे। आगे बात करते हैं, G20 समिट में पीएम मोदी की और 5 बड़ी बातें क्या थी? यहाँ पर भूखमरी और गरीबों के खिलाफ एकजुटता के लिए ब्राजील से यहाँ पर पहल का समर्थन किया गया है। ठीक है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य समिट में भी उतना ही प्रासंगिक है ये बात कही है। G20 में अफ्रीका यूनियन को शामिल कराया गया है और बाकी प्रशासनिक संस्थानों में ऐसे ही सुधार किए गए हैं। तो आपका अफ्रीका यूनियन इसमें शामिल हुआ है। जंग की वजह से दुनिया में खाद्य तेल और उर्वरक का संकट पैदा हुआ है और ग्लोबल साउथ पर इसका असर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आह्वान किया जा रहा है कि सभी देश साथ में आए और इस समस्या को समाप्त करें। G20 की चर्चा तभी सफल होगी जब हम
ग्लोबल साउथ की चुनौती और उसकी प्राथमिकता को ध्यान में रखेंगे। आगे आते हैं। पहले दिन पीएम मोदी की 6 बड़ी बातचीतें जो यहां पर हुई थी उसके बाद में बात करते हैं। ब्रिटिश पीएम स्टारमर के साथ भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को नए सिरे से यहाँ पर शुरू कर दिया गया है और ये सबसे एक तरीके से कहूँ इंपॉर्टेंट समझौता यहाँ पर हो जाता है कि भारत और यूके के बीच क्या है, आपका फ्री ट्रेड शुरू हो रहा है। मैन्युफैक्चर और बेलफास्ट में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की यहाँ पर घोषणा करी गई है, जो कि कहाँ पर खुलेंगे, मैनचेस्टर और बेलाफास्ट में खुलने वाले हैं नए वाणिज्यिक दूतावास। ठीक है, ऐसा किसका होगा, भारत के 2 नए दूतावास खुलेंगे, कहां पर, मैनचेस्टर और बेलफास्ट में, याद रखिएगा। इसके बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों में यहां पर मोदी ने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक की सफल मेजबानी की तारीफ करी और द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूती की बात करी है। इटली की बात करें तो खुश नहीं होना है भाई, यहाँ पर मेलोनी का नाम सुन करके, भाभी जी नहीं है यार, ऐसे मत क्या करो, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो मेलोनी जी से अगेन ये हंस करके मिले हैं और व्यापार, इन्वेस्टमेंट, विज्ञान, तकनीक और क्लीन एनर्जी तथा स्पेस और डिफेंस पर यहाँ पर बातचीत की गई है कि कौन कौन से समझौते दोनों देश कर सकते हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो सुबियांतो से मोदी जी मिले हैं और डॉक्टर्स भेजने को उन्होंने बोला है कि व्यापार, इन्वेस्टमेंट, रक्षा, सुरक्षा और पर्यटन, स्वास्थ्य पर यहाँ पर बातचीत करी गई है। नॉर्वे की बात करें तो पीएम जोनास स्टोर से मिले और भारत और नॉर्वे के संबंध को मजबूत करने की बात हुई है यहाँ पर, तथा निवेश संबंधों में खासकर रीन्यूएबल एनर्जी तथा ग्रीन एनर्जी पर इंडिया ने बात करी है कि हमें भैया चाहिए आपसे। पुर्तगाल की बात करें तो लुइस मोंटेनेग्रो थे। ठीक है, इनसे आर्थिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने की बात हुई है तथा रिन्यूएबल और ग्रीन हाइड्रोजन अगेन इससे सहयोग लेने की बात कही गई है। और अन्य बहुत सारे ऐसे देश हैं जिससे राष्ट्रपति ने चीजों को साझा करने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए, व्यापार संबंध मजबूत करने की यहाँ पर बातें कही हैं। आगे आते हैं। G20 समिट 2024 की 6 बड़ी बातें क्या थी, यूक्रेन जंग, रूस का नाम लिए बिना शांति की अपील यहां पर की गई है क्योंकि रूस का नाम लेने से हम डरते हैं। मिडिल ईस्ट संघर्ष की बात करें तो गाजा और लेबनान में सीज फायर की अपील तथा नागरिकों को सुरक्षा देने पर जोर दिया गया। तीसरा था जलवायु परिवर्तन पर यहां पर चर्चा नहीं की है किसी ने भी, तो बढ़ते तापमान से निपटने के लिए विकासशील देशों को धन मुहैया कराने पर कोई चर्चा यहां पर नहीं हुई है। खाली बस धन मुहैया कराने पर चर्चा क्या हुई है कि हमको संसाधन दिया जाए, पूंजी दिया जाए और टेक्नोलॉजी दिया जाए ताकि हम अपने आप को विकसित कर सकें। ज्यादा अमीरों पर टैक्स, अर्जेंटीना के विरोध के बावजूद अरबपतियों पर 2% टैक्स लेने का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। G20 समिट पर भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की बात कही गई है। 2030 तक 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का लक्ष्य रखा गया है G20 देशों ने मिलकर के। यूएनएससी में सुधार की मांग करी है सभी G20 देशों ने। तो यहाँ पर अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों को प्रतिनिधित्व देने की मांग करी गई है कि भाई इन्हें मिलना चाहिए। स्थापना कब हुई थी G20 की, 26 सितंबर 1999 को और फाउंडर थे सिर्फ 7 देश। कौन कौन से थे इसमें, अमेरिका था, इटली था, जापान था, फ्रांस था, जर्मनी था, ब्रिटेन था और कनाडा था। ठीक है, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। मकसद क्या था, किस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए सदस्य देशों की एक राय यहां पर देखी जाए, कायम करी जाए और दुनिया की अर्थव्यवस्था में G20 देशों की 80% से ज्यादा की साझेदारी आपको दिखेगी। सदस्य देश और समूह वर्तमान में कितने हैं, चलो देख लेते हैं। तो वर्तमान में आप देखोगे तो अमेरिका इसका सदस्य है, इटली है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, कनाडा है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, मेक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है, साउथ कोरिया है, यूरोपीय यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन। ये 2 यहाँ पर समूह हैं जो इसमें शामिल हैं आपके। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अफ्रीकन यूनियन आपका भी शामिल है। G20 समिट 2024 का एजेंडा क्या था, तो पहला था भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता, दूसरा था सरकारों के कामकाजों में सुधार किया जाए जिसमें यूएनएससी मेन मुद्दा था आपका, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसीलिए हर जगह जो मोदी जी थे उन्होंने किसकी बात करी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी, रीयूजेबल एनर्जी की बात करी। ठीक है, तो उसकी बेहतर जो ऊर्जा का विकल्प है उसको बेहतर बनाना है। आगे आते हैं। इस बार खास क्या था, तो अफ्रीकन यूनियन आपका शामिल हुआ है, यही खास था। उसको पहली बार फुल टाइम यहाँ पर हिस्सा लिया उसने। 7 नॉन मेंबर देश यहाँ पर हिस्सा लिए थे। कौन थे, मिस्र था, अंगोला था, यूएई था, नाइजीरिया था, नॉर्वे था, पुर्तगाल था और सिंगापुर था। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीजें थी। आगे बात करते हैं, थीम इसकी क्या थी, थीम थी इसकी बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। तो ये इसकी इस बार की थीम रही है, याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं। भारत में हुई थी 18वीं आपकी G20 समिट।
कब हुई थी? 9 से 10 सितंबर 2023 नई दिल्ली में पीएम मोदी अध्यक्ष थे और थीम थी हमारी वसुधैव कुटुंबकम, ये भी याद रखना है। उस दौरान यहाँ पर क्या खास रहा था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 60 जगहों पर G20 की 200 से ज्यादा बैठकें हुई और इसमें से 1 लाख से ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे। टीयर 2 शहरों में भी G20 की बैठकें हुई और दुनिया को नजदीक से भारत की विविधता और संस्कृति को देखने का मौका मिला था। 54 देशों का अफ्रीकन यूनियन भी G20 में शामिल हुआ था और घोषणा पत्र पर सभी देशों में सहमति बनी कि भारत सभी देशों के बीच संतुलन साधने में सफल रहा है। तो इतनी बड़ी उपलब्धता भारत को मिली थी जब वो G20 का अध्यक्ष बना था। तो आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला था G20 का वीडियो अगर आपने ये देखा तो हर एक चीज यहाँ पर आपको समझ में आ गई कि क्या चीजें थी, कितने देश है, किसको जोड़ा गया, क्या पहली बार जुड़ा, कब हुआ, कब स्थापना हुई, कितने देश वर्तमान में। तो सारी चीजें यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।